अब अगला लेखांकन अनुपात हम देखेंगे स्थायी परिसंपत्ति आवर्त अनुपात यानी कि फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो। जब हम फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो की कैलकुलेशन करते हैं तो इसके पीछे हमारा उद्देश्य होता है कि जो स्थायी संपत्तियां हैं उनमें जिस पूंजी का विनियोग किया गया है उससे क्या प्रोडक्शन मिल रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि प्रोडक्शन में उन स्थायी संपत्तियों पर किए गए विनियोग से कितना अतिरिक्त लाभ मिल पा रहा है। वास्तव में ये वो अनुपात है जो ये दर्शाता है कि स्थायी संपत्तियों में विनियोग की सहायता से कंपनी अपने विक्रय को कितना परिवर्तित कर पा रही है। जो एक उद्देश्य लेके चलती है कंपनी अपने विक्रय को बढ़ाने का, टर्नओवर को बढ़ाने का, क्या इन स्थायी संपत्तियों में विनियोग से उसका ये उद्देश्य पूरा हो पा रहा है। जब भी हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो एक आदर्श अनुपात की हम बात करते हैं। जब हम स्थायी संपत्तियों में विनियोग पर आवर्त की गणना करें तो ये जितना अधिक हो, ये रेशियो जितना अधिक होगा, जितना परसेंटेज इसका अधिक होगा, उतना ही ये अच्छा माना जाएगा कंपनी के दृष्टिकोण से। आइए देखें इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं। इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं संपत्ति आवर्त अनुपात बराबर बेचे गए माल की लागत या विक्रय बटे स्थायी संपत्ति, यानी कि फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और सेल डिवाइडेड बाय फिक्स एसेट्स। अब यहाँ पर जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कि बेचे गए माल की लागत की बात करें तो अलग अलग कंडीशन में यहाँ भी हमको अलग अलग फॉर्मूले यूज़ करने पड़ेंगे। जैसे कि अगर क्वेश्चन में केवल सेल और ग्रॉस प्रॉफिट ही दिया गया है तो उस कंडीशन में हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, क्योंकि एक्चुअल जो कॉस्ट होती है उसमें जब प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट को हम जोड़ देते हैं तो हम सेलिंग प्राइस की कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पर जब हम सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट को अलग कर देंगे तो हमको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाएगा। या फिर एक कंडीशन ये हो सकती है कि क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ दी हो। ऐसे कंडीशन में हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कैलकुलेशन के लिए जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो होगा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ हमको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम परचेज रिलेटेड एक्सपेंसेस ही मानते हैं, और जब हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो परचेज की जो प्राइस होती है उसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस की पूरी प्राइस को इंक्लूड करके लिख देते हैं। तो ओवरऑल यहाँ हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और इसके बेस पे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड आउट कर लेंगे। या एक कंडीशन हो सकती है कि हमको यहाँ पर ना तो ओपनिंग स्टॉक से रिलेटेड कोई जानकारी दी गई है, ना क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड जानकारी दी गई है, और ना इसके अतिरिक्त ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में कोई जानकारी है। तो ऐसी कंडीशन में सेल की जो अमाउंट दी हुई होगी उसी को हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मानकर कैलकुलेशन करेंगे। दूसरी बात जो इस फॉर्मूले में आती है वो है फिक्स एसेट्स। हमने देखा कि टोटल एसेट्स जो होती है वो दो भागों में बट जाती है, एक करेंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स। इसके अंदर भी हमने एसेट्स के बहुत सारे क्लासिफिकेशन देखे थे। अगर फिक्स एसेट्स हमको यहाँ पर लिखना हो तो फर्म की जितनी भी फिक्स एसेट्स होती हैं उनको हम टोटल करके लिखते हैं। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग दी हुई होगी, मशीनरी दी हुई होगी, फर्नीचर, मोटर व्हीकल, इस तरह के जो एसेट्स होंगे उनको हम टोटल करके फिक्स एसेट्स की जगह पर लिख देंगे। और जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट कर लें, फिक्स एसेट्स कैलकुलेट कर लें, तो फिर हम उसको इस फॉर्मूले में पुट करके बहुत आसानी से फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आइए इससे रिलेटेड कुछ क्रियात्मक प्रश्नों को हल करें। स्थायी परिसंपत्ति आवर्त अनुपात
फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं स्थायी संपत्ति आवर्त अनुपात बराबर बेचे गए माल की लागत या विक्रय बटे स्थायी संपत्ति। यहाँ पर हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के लिए सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करते हैं, या फिर स्टॉक बेस पे अगर हमको कैलकुलेट करना है तो हम यूज करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पर स्थायी संपत्तियों से आशय भूमि, भवन, यंत्र, मशीन या फर्नीचर जैसी संपत्तियों से है। एसेट्स टर्नओवर रेशियो के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे पहला टोटल एसेट्स टर्नओवर इक्वल टू नेट सेल और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। दूसरा फिक्स एसेट्स टर्नओवर स्थायी संपत्ति आवर्त इक्वल टू नेट सेल और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय फिक्स एसेट्स। तीसरा चल संपत्ति आवर्त करंट एसेट्स टर्नओवर इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन करंट एसेट्स। यह हमको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि अगर सेल या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से कोई एक राशि उपलब्ध हो तो यहाँ पर इस आवर्त में उसी आधार पर जो भी राशि क्वेश्चन में दी गई है उसके आधार पर हम कैलकुलेशन करेंगे। और अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और सेल दोनों दे दिया गया हो तो ऐसी कंडीशन में हम दोनों आधार पर यहाँ पर आवर्त कैलकुलेट करेंगे, लेकिन चल संपत्ति आवर्त जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बेस पे ही कैलकुलेट करनी चाहिए। पूंजी आवर्त अनुपात कैपिटल टर्नओवर रेशियो। पूंजी आवर्त अनुपात के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे पूंजी आवर्त अनुपात बराबर बेचे गए माल की लागत या विक्रय बटे कुल पूंजी। कैपिटल टर्नओवर रेशियो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और सेल डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल या विनियोजित पूंजी कैलकुलेट करने के लिए हम किन किन मदों को जोड़ेंगे और घटाएंगे, आइए देखते हैं। समता इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम प्लस लोन फॉर मशीनरी प्लस लॉन्ग टर्म लोन माइनस fictitious assets माइनस ऑपरेटिंग एसेट्स माइनस रिजर्व लॉस। From the following information, calculate first net assets turnover, second fixed assets turnover, and third working capital turnover ratio. Preferential share capital 4 lakh, equity share capital 6 lakh, general reserve 1 lakh, profit and loss account 3 lakh, 15% debenture 2 lakh, 14% loan 2 lakh, creditors 1,40,000, bills payable 50,000, outstanding expenses 10,000, plant and machine 8 lakh, land and building 5 lakh, motor car 2 lakh, furniture 1 lakh, stock 1,80,000, debtors 1,10,000, bank 80,000, cash 30,000। यहाँ पर सेल फॉर द ईयर 2005 वेयर 30 लाख। यहाँ पर हमको तीन चीजों की गणना करनी है, एक तो नेट एसेट्स टर्नओवर, दूसरा फिक्स एसेट्स टर्नओवर और तीसरा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर। तो यहाँ हम सबसे पहले देखेंगे कि हमको किन किन चीजों की जरूरत है। नेट एसेट्स हमको यहाँ पर ओवरऑल अगर हम फॉर्मूला देखें तो एक तो हमको कैपिटल एम्प्लॉयड की जरूरत पड़ेगी, फिक्स एसेट्स की जरूरत पड़ेगी और वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले यहाँ हम कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर लें। हमने देखा कि कैपिटल एम्प्लॉयड में कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं, तो उनमें से शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस एंड लॉन्ग टर्म डेट या फिर जिसे हम नेट एसेट्स कहते हैं, इसको हम इसमें शामिल करते हैं। तो क्वेश्चन में शेयर कैपिटल दिया गया है 4 लाख का, रिजर्व एंड सरप्लस दिया गया है 6 लाख का, लॉन्ग टर्म डेट जो है वो दिए गए हैं 1 लाख के और 3 लाख का। तो टोटल यहाँ पर हमारा जो कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाता है वो हो जाता है 18 लाख का। तो यहाँ पर हम देखें कि तो कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन में हम देख रहे हैं कि शेयर कैपिटल हमको दिया गया है 4 लाख का,
इसमें हम प्लस कर देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल 6 लाख की, और फिर इसमें हम प्लस करेंगे लॉन्ग टर्म डेट। तो लॉन्ग टर्म डेट के अंतर्गत क्या क्या आ जाएंगे, एक तो यहाँ पर दिया गया है जनरल रिजर्व 1 लाख का, उसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस 3 लाख का, और प्लस करेंगे हम इसमें 15% डिबेंचर, और प्लस करेंगे हम इसमें 14% लोन के अमाउंट 2 लाख। तो ओवरऑल कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैलकुलेट कर लेते हैं 18 लाख से। फिक्स एसेट्स चाहिए हमको, तो फिक्स एसेट्स यहाँ पर हम देख रहे हैं, एक तो यहाँ पर दी गई है प्लांट एंड मशीनरी 8 लाख की, उसके बाद दिया गया है लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख का, उसके बाद मोटर कार दी गई है 2 लाख की, और उसके बाद फर्नीचर दिया गया 1 लाख का, यानी टोटल फिक्स एसेट्स हो जाती है 16 लाख की। अब क्योंकि हमको वर्किंग कैपिटल चाहिए तो बहुत आसानी से हम वर्किंग कैपिटल निकाल लेंगे, क्योंकि हमने देखा कि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला हम क्या यूज करते हैं, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स हमने देख लिया यहाँ पर 4 लाख दी हुई है, तो करंट एसेट्स हम यहाँ पर देख लें कि चार चीजें दी हुई है करंट एसेट्स से रिलेटेड। स्टॉक है 1,80,000 का, डेटर्स है 1,10,000 के, बैंक है 80,000 का, कैश है 30,000, यानी टोटल करंट एसेट्स हमारी हो जाती है 4 लाख। इसमें से हम करंट लायबिलिटी माइनस कर दें, तो करंट लायबिलिटी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि क्रेडिटर है और 1,40,000 का, बिल्स पेबल है 50,000 का, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 10,000 के। तो ये तीन चीजें यहाँ पर करंट लायबिलिटी को शो कर रही है, यानी कि 2 लाख टोटल करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पर हमारा वर्किंग कैपिटल हो जाएगा 4 लाख माइनस 2 लाख, यानी कि 2 लाख हमारा वर्किंग कैपिटल हो जाएगा। और अब हम बहुत आसानी से टर्नओवर रेशियोज कैलकुलेट कर लेंगे। तो फर्स्ट हम जो टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करेंगे वो करेंगे नेट एसेट्स पे। तो ये हो जाएगा नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो इक्वल टू नेट सेल और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हमने यहाँ पर नेट एसेट्स कैलकुलेट करके रखी हुई है, और डिवाइड करेंगे हम इसको टोटल एसेट्स से। तो यहाँ पर जो सेल जो है वो है 30 लाख, तो 30 लाख डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड वो था 18,000, तो ये हो जाएगा यहाँ पर तो यहाँ सबसे पहले हमको कैलकुलेट करना है नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, जिसका कि फॉर्मूला हम यहाँ पर लिखते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या फिर सेल डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहाँ पर हमने देखा क्वेश्चन में कि 30 लाख की टोटल सेल दी हुई है, तो 30 लाख डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड हमने फाइंड आउट किया था फर्स्ट स्टेप में 18 लाख, उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे तो यह आ जाएगा 30 लाख डिवाइडेड बाय 18 लाख, यानी 1.67 टाइम। सेकेंड हमको यहाँ कैलकुलेट करना है फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, तो इसका फॉर्मूला हमने देखा था नेट सेल और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय फिक्स एसेट्स। तो नेट सेल यहाँ पर हमको दी गई है, उसके बेस पे हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो नेट सेल है यहाँ पर 30 लाख डिवाइडेड बाय फिक्स एसेट्स हमने कैलकुलेट किया था 16 लाख, तो ये हो जाएगा 1.88 टाइम। और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर यहाँ पर दिया गया है नेट सेल डिवाइडेड बाय कॉस्ट, और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर के लिए यहाँ पर हम यूज करते हैं नेट सेल डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। तो नेट सेल दिया गया है क्वेश्चन में 30,000 डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल हमने फाइंड आउट किया है 2 लाख, तो ये हो जाएगा 15 टाइम। From the following data, calculate stock turnover ratio. First, stock at the beginning of the year 25,000, stock at the end of the year 15,000, purchase 70,000, wages 3,000, carriage inward 2,000. Second, opening stock 29,000, closing stock 31,000, sale 2,53,500, gross profit at the rate of 30% on sale. यहाँ पर हमको कैलकुलेट करना है स्टॉक टर्नओवर रेशियो, और स्टॉक टर्नओवर रेशियो के लिए हमको दो चीजें चाहिए, नेट सेल और एवरेज स्टॉक। तो ये दोनों चीजें हमको यहाँ पर फाइंड आउट करनी पड़ेगी। नेट सेल के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर, क्योंकि एक तो बताया गया है कि ओपनिंग स्टॉक कितना था, परचेस कितना किया, और कौन कौन से उसमें एक्सपेंसेस दिए, तो इसके बेस पे हम पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हो जाता है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस वेजेस है प्लस कैरेज इनवॉर्ड है, और इसमें हम माइनस कर दे क्लोजिंग स्टॉक, तो ये हमारा हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बेचे गए माल की लागत। तो ओपनिंग स्टॉक है 25,000, परचेस
परचेस है 70,000, वेजेस है 3,000, कैरेज इनवॉर्ड है 2,000 और इसमें हम माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक 15,000, तो ये आ जाएगा 85,000 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब ये हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो कैलकुलेट कर ली। अब हमको चाहिए एवरेज स्टॉक। तो एवरेज स्टॉक हमने पहले भी देखा था, एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। तो ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर है 25,000 और क्लोजिंग स्टॉक है 15,000 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 40,000 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 20,000 एवरेज स्टॉक। अब हम स्टॉक टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे, नेट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, तो ये हो जाएगा 85,000 अपॉन 20,000, 4.25 टाइम। सेकेंड कंडीशन में जबकि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो स्टॉक टर्नओवर के रेशियो के लिए हमको चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और एवरेज स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की कैलकुलेशन के लिए हम करेंगे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस वेजेस प्लस कैरेज इनवर्ड और उसमें हम माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। सेकेंड, यहाँ पर भी हमको स्टॉक टर्नओवर रेशियो ही कैलकुलेट करना है, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे और यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के लिए हमको अलग फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर हमको सेल और ग्रॉस प्रॉफिट दिया गया है। तो सेल जो है वो 2,53,500 है और इसमें 30% जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट है, तो इसका 2,53,500 का 30% हम ग्रॉस प्रॉफिट इसमें से माइनस कर देंगे। यानी जो सेल होती है उसमें अगर ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दिया जाए तो जो डिफरेंस बचता है यानी वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड रहा होगा। क्योंकि हम देखते हैं कि सेल जब हमको कैलकुलेट करनी पड़ती है तो हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में प्रॉफिट को जोड़ देते हैं। जो भी माल बनाने की लागत आती है उसमें प्रॉफिट को जोड़ने के बाद जो अमाउंट आती है वही अमाउंट जो है वो विक्रय मूल्य उसी पे निर्धारित किया जाता है। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो जाएगा सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट यानी 2,53,500 और इसका 30% यानी कि 76,050 यानी 1,77,450। तो ये हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट कर ली। अब हम एवरेज स्टॉक कैलकुलेट कर लेंगे। तो एवरेज स्टॉक का हमने फॉर्मूला देखा, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। तो ओपनिंग स्टॉक है हमारा 29,000 और क्लोजिंग स्टॉक है 31,000 डिवाइडेड बाय 2 यानी 60,000 डिवाइडेड बाय 2 यानी 30,000। तो यहाँ हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और एवरेज स्टॉक दोनों कैलकुलेट किया। अब हम निकालेंगे स्टॉक टर्नओवर रेशियो जो कि हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक यानी 1,77,450 डिवाइडेड बाय 30,000, 5.915 टाइम्स। Stock turnover ratio is 6 times. Cost of goods sold is 2,40,000. Stock in the beginning is rupees 10,000 more than the stock in the end. Calculate stock in the beginning and at the end. यहाँ पर हमको बताया गया है कि जो स्टॉक टर्नओवर रेशियो है ऑलरेडी बता दिया गया है कि वो 6 गुना है, यानी अब तक हम जिसकी कैलकुलेशन कर रहे थे वो कैलकुलेट करके दे दिया गया है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो जो है वो 6 गुना है, 6 टाइम है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, बेचे गए माल की लागत बता दी गई है 2,40,000। प्रारंभ में स्टॉक जो है वो अंत के स्टॉक से 10,000 अधिक है, यानी कि ओपनिंग स्टॉक जो है वो क्लोजिंग स्टॉक से 10,000 ज्यादा है। तो कितना रहा होगा ये हमको कैलकुलेट करना है और यहाँ पर हमको बोला है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करो। तो चलो सबसे पहले तो हमको जो चीजें दी गई है उसके बेस पे हम चलते हैं कि कहाँ तक हम पहुंच पाते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हमको पता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो 6 है, तो हम फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे स्टॉक टर्नओवर रेशियो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो है 6 इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 2,40,000 अपॉन एवरेज स्टॉक नहीं है, ये हम फाइंड आउट करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं हम, इधर आ जाता है 6 इंटू एवरेज स्टॉक इक्वल टू 2,40,000 और एवरेज स्टॉक कैलकुलेट हम करते हैं तो हो जाता है 2,40,000 अपॉन 6 यानी 40,000। तो एवरेज स्टॉक हमको मिल गया 40,000। अब एवरेज स्टॉक क्या होता है हमने देखा, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। तो अब हम क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट कर लें। हम ये मान लेते हैं कि ओपनिंग स्टॉक जो है वो x है
और क्लोजिंग स्टॉक से वो 10,000 अधिक है। यानी कि अगर ओपनिंग स्टॉक x है तो क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा, x प्लस 10,000। और टोटल जो है वो एवरेज स्टॉक जो है वो तो हमने कैलकुलेट कर लिया है कि 40,000 है। तो ये हो जाएगा 40,000 इक्वल टू x प्लस 10,000 प्लस x अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे 40,000 इंटू 2 यानी 80,000। और यहाँ पर जब हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस x यानी 2x और 10,000, 2x प्लस 10,000। फिर हम यहाँ पर देखेंगे 2x प्लस 10,000 यहाँ पर है, 2x को अगर हम यही रहने दें और 10,000 को हम पक्षांतर करके 80,000 के पास ले आए तो ये हो जाएगा 80,000 माइनस 10,000 इक्वल टू 2x। या फिर हम इसको लिखें 2x इक्वल टू 80,000 माइनस 10,000। तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 70,000 और x इक्वल टू हो जाएगा 70,000 अपॉन 2 यानी कि 35,000। हमको x की वैल्यू मिल गई 35,000 यानी क्लोजिंग स्टॉक हमने ज्ञात कर लिया 35,000। तो ओपनिंग स्टॉक जो है वो क्लोजिंग स्टॉक से 10,000 ज्यादा है, यानी कि ओपनिंग स्टॉक जो है वो x प्लस 10,000 है। तो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली 35,000 प्लस 10,000 अगर हम कर देते हैं तो 45,000 हमको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू मिल जाएगी। From the following, calculate opening stock plus closing stock. From the following, calculate first opening stock, second closing stock. Stock turnover ratio 6 times. Gross profit 20% on sale. Sales 3,60,000. Closing stock is rupees 15,000 in excess of opening stock. यहाँ पर भी हमको वही चीजें दी गई हैं जो अभी तक हमने पिछले क्वेश्चन में बनाई, लेकिन एक चीज इसमें नया है कि यहाँ पर जो प्रॉफिट है उसके बेस पे हमको सेल कैलकुलेट करना है और फिर उसके बाद हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे जाएंगे। एक महत्वपूर्ण चीज जो दी गई है वो है स्टॉक आवर्त अनुपात यानी स्टॉक टर्नओवर रेशियो दिया गया है और इसी को बेस मान के इसी को पकड़ के हम बाकी चीज कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्टॉक टर्नओवर रेशियो के आधार पे देखते हैं कि हम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा स्टॉक टर्नओवर रेशियो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। अब हमको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जरूरत पड़ गई तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट कर ले। तो ये हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर, तो ये हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि अगर ग्रॉस प्रॉफिट दिया गया है तो भी हम बहुत आसानी से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि पिछले कई क्वेश्चन में हमने किया है। तो ये सेल जो है वो है 3,60,000 और इसी 3,60,000 का 20% जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट है। तो 3,60,000 का 20% हो जाएगा 72,000। 3,60,000 माइनस 72,000 तो ये हो जाएगा 2,88,000। तो यहाँ पर हम बहुत आसानी से अब स्टॉक टर्नओवर रेशियो के आधार पे एवरेज स्टॉक कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि स्टॉक टर्नओवर रेशियो है 6। तो ये हो जाएगा 6 इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2,88,000 अपॉन एवरेज स्टॉक। और जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू एवरेज स्टॉक इक्वल टू 2,88,000 और नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा एवरेज स्टॉक इक्वल टू 2,88,000 अपॉन 6 यानी कि एवरेज स्टॉक हो जाएगा 48,000। अब दो चीजें हमको यहाँ पर मिल गई है, एक तो हमको एवरेज स्टॉक मिल गया है और दूसरा हमको ये बता दिए है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ओपनिंग स्टॉक से 15,000 ज्यादा है। तो यहाँ पर भी हम ओपनिंग स्टॉक को मान लेते हैं x। अब एवरेज स्टॉक का क्या फॉर्मूला है, एवरेज स्टॉक इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एवरेज स्टॉक यानी 48,000 इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक यानी x प्लस क्लोजिंग स्टॉक यानी x प्लस 15,000 अपॉन 2। और फिर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 48,000 इंटू 2 और इक्वल टू x प्लस x यानी 2x प्लस 15,000। तो ये हो जाएगा 96,000 इक्वल टू 2x प्लस 15,000 और फिर नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा 96,000 माइनस 15,000। जब 15,000 का पक्षांतर करेंगे तो और या फिर हम इसको लिख सकते हैं 2x इक्वल टू 96,000 माइनस 15,000 यानी 2x इक्वल टू 81,000
और x इक्वल टू 81,000 अपॉन 2 यानी 40,500। अब x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली 40,500 और क्लोजिंग x जो है वो ओपनिंग स्टॉक है और x जो है वो ओपनिंग स्टॉक है और क्लोजिंग स्टॉक क्या था, वो ओपनिंग स्टॉक से भी 15,000 ज्यादा था, यानी क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा 40,500 से 15,000 ज्यादा, यानी ये हो जाएगा 40,500 प्लस 15,000 55,500 हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। Calculate debtors turnover ratio and average debt collection period for the year 2001 and 2002 from the following information. Sundry debtors 1st April 2001 35,000, 31st March 2002 45,000. Bills receivable 1st April 2001 5,000, 31st March 2002 15,000. Provision for doubtful debts 1st April 2001 3,500, 31st March 2002 4,500. Total sale 3,70,000, sales return 10 lakh, कैश सेल 60,000। इस प्रश्न में हमको जो कैलकुलेट करना है 2 पॉइंट, वो है डेटर्स टर्नओवर रेशियो और दूसरा एवरेज डेट कलेक्शन पीरियड। ये नए पॉइंट्स हैं यहाँ पर। जानकारी हमको जो दी गई है वो ओपनिंग डेटर्स, क्लोजिंग डेटर्स एंड ओपनिंग देनदार और क्लोजिंग देनदार की दी गई है, ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल, क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल की दी गई है और ओपनिंग डाउटफुल डेब्ट्स एंड क्लोजिंग डाउटफुल डेब्ट्स का संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान का प्रारंभिक और अंतिम जो बैलेंस है वो दिया गया है। साथ में हमको मालूम है कि विक्रय कितना है, विक्रय वापसी कितना है और इसमें से नगद विक्रय कितना है। हमने देखा कि डेटर्स टर्नओवर रेशियो की कैलकुलेशन के लिए हमको दो चीजें चाहिए, एक तो नेट क्रेडिट सेल और दूसरा एवरेज क्रेडिट कलेक्शन पीरियड के लिए हमको चाहिए डेटर्स टर्नओवर रेशियो। तो सबसे पहले तो हम ये देख लें कि डेटर्स टर्नओवर रेशियो कैसे निकालें और इसके लिए हम नेट क्रेडिट सेल और एवरेज डेटर्स कैसे निकालें। तो सबसे पहले हम निकालेंगे नेट क्रेडिट सेल। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में टोटल सेल दी गई है, सेल्स रिटर्न दिया गया है, कैश सेल दी गई है, इन तीनों टॉपिक, इन तीनों पॉइंट्स के आधार पर हम बहुत आसानी से क्रेडिट सेल कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल सेल है 3,70,000, इसमें से सेल्स रिटर्न हो गया है 10,000, तो 3,70,000 में हम 10,000 माइनस कर दें, ये है टोटल सेल। टोटल सेल मतलब होता है कैश प्लस क्रेडिट। तो टोटल सेल 3,60,000 में से 60,000 जो है वो कैश सेल है, यानी बाकी जो बचा वो क्रेडिट सेल है। तो 3,70,000 माइनस 10,000 माइनस 60,000 यानी नेट क्रेडिट सेल इज इक्वल टू 3 लाख। ये हमने नेट क्रेडिट सेल निकाल लिया। अब हम निकाल लें एवरेज डेटर, तो बहुत आसानी से हम निकाल लेंगे। एवरेज डेटर्स के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं ओपनिंग डेटर्स माइनस क्लोजिंग डेटर्स। तो डेटर कौन है हमारे यहाँ पर, एक तो जो डेटर्स दिए गए हैं वो और दूसरा जो बिल्स रिसीवेबल है वो, दोनों ही हमारे डेटर्स होते हैं। तो यहाँ पर हम ओपनिंग डेटर्स और क्लोजिंग डेटर और ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल और क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल दोनों के आधार पे एवरेज डेटर्स निकालेंगे। तो ओपनिंग डेटर्स है हमारे 35,000 के और ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल है 5,000 का, यानी ये हो गया ओपनिंग बैलेंस 40,000। उसके बाद क्लोजिंग डेटर्स है हमारे 45,000 के और क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल है 15,000 का, यानी ये हो गया हमारा 60,000। तो यहाँ 40,000 डिवाइडेड बाय 60,000 अपॉन 2 यानी कि 50,000 जो है वो हमारा एवरेज डेटर निकल जाएगा। अब जो भी चीजें हमको चाहिए थी वो हमने कैलकुलेट कर ली। तो पहले हम निकालेंगे डेटर्स टर्नओवर रेशियो, जिसका फॉर्मूला है नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर। नेट क्रेडिट सेल हमने फाइंड आउट कर लिया था 3 लाख डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर हमने फाइंड आउट कर लिया 50,000, तो ये हो जाएगा 6 टाइम। अब इसके आधार पर हम बहुत आसानी से एवरेज क्रेडिट कलेक्शन पीरियड कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि हो जाएगा 12 मंथ डिवाइडेड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशियो। 12 अपॉन डेटर्स टर्नओवर रेशियो 6 टाइम हमने कैलकुलेट किया है, तो 12 अपॉन 6 यानी 2 मंथ जो हो जाएगा वो एवरेज क्रेडिट कलेक्शन पीरियड हो जाएगा।